दुबई की अगर आप तारीफ़ करें, दुबई बहुत खूबसूरत जगह बन चुकी है, लोग जा रहे हैं एंड ऑल। तो इंडिया में ना जाने कितने दुबई हैं, कितने दुबई हैं। मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव का जो अपना एरिया है ना, वो डीएलएफ साइबर अपने आप में एक दुबई है। बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, नोएडा, चाणक्यपुरी, ये सब अपने आप में एक दुबई है भाई। दुबई है कितना सा छोटू सा दुबई है। मतलब आप फ्लाइट में जाके देखते हो तो आपको शर्म आती है कि मैं इस जगह के लिए इतना प्रयास कर रहा था क्या। बट अब ये तो हुआ एक एस्पेक्ट कि इंडिया और दुबई का कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। हम लोग फार 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 आगे हैं, हर तरह से आगे हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने क्या किया, एक ऐसी कॉलोनी बनाई जिसके अंदर आपने कहा कि नियम राजा के चलेंगे। अब नियम में सबसे पहले प्रॉमिस क्या दे दी, सिक्योरिटी। आपके पास 2 पैसे हैं ना भाई साहब, तो चिंता होती है कि इसे कोई छीन ना ले जाए। नोएडा में आप लोग जेन सेट बाहर इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि डर ये भी है कि रात को पता चले उठ गया। नोएडा में सर कुछ भी हो सकता है, किवाड़ी वाड़ी भी उखाड़ के ले जाके। अंडरपास की सर, अंडरपास में टाइलें लगी थी वो तक। अरे हमारे ऐसे मतलब नहीं। तो ये जो आपके मन में भाव है ना, आपने जो कहा कि सर हम इसलिए नहीं रखते, वो रीजन दूसरा है सर। इसलिए आपने भी शायद छत पे रखा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको वहां पर ये विश्वास दिलाया गया कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर दो। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, आप भी सेफ हैं। और इसका प्रयोग ऐसे होता है, मैं खुद भी करके देखा। मैं एक बार टैक्सी में था और मेरा बैग मैंने टैक्सी में ही छोड़ दिया, और उसी में मेरा लैपटॉप और पासपोर्ट छूट गया। और हम सीधा होटल में अंदर घुसे और रात को घूमने निकल लिए। शाम 7-8 बजे के आसपास ये एंट्री किए थे। दोस्त को बोला हुआ था कि लगेज तू देख लेना, मैं नीचे ही इंतज़ार कर रहा था कि आ जाओ यार चलते हैं, यहीं से लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। हम निकल लिए। रात को जब 3-4 बजे हम लौट के वापस आए, मैंने चार्जिंग के लिए अपना लैपटॉप का बैग ढूंढा। मैंने कहा कहाँ है भाई, तो सब एक दूसरे का मुंह देखें कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। वहाँ बैग नहीं था। अब टेंशन, आप सोचो कि इंडिया वाला फियर फैक्टर। ये मेरा फर्स्ट टाइम था दुबई का, और पासपोर्ट जा चुका है। पासपोर्ट जा चुका है। ऐसे में आपकी हालत क्या हो सकती है, या आप इंडिया में अगर हो तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि सही बात हो गया। सर, हमने हमारे साथ सेम चीज दुबई रहकर भी होगी तो हम समझ सकते हैं आपके साथ क्या हुआ है। मैं समझ रहा हूँ भाई। मैं आता हूँ नीचे, और इंटरेस्टिंगली उस दिन के बाद मुझे पता चला कि दुबई में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप रिसीप्ट लेके उतरो। अगर टैक्सी को पेमेंट कर रहे हो तो रिसीट ले लो, सो दैट आपके पास पता तो रहे कि आप कौन सी टैक्सी। हाँ, टैक्सी के नंबर में आप 5-7 टैक्सी बदलते हो। मैं होटल वाले के पास नीचे उतर के आया। मैंने कहा यार मेरे साथ ऐसा हो गया। बोले बिल्कुल पैनिक मत करो। कैमरा खोला, टाइम बताओ क्या था। मैंने कहा ये था। उसके कैमरे को जूम किया, कार नंबर निकाला, सीधा उन्होंने पुलिस को कॉल किया और कहा कि इस टैक्सी के अंदर इनका सामान रह गया है। पुलिस ने मेरी प्रेजेंस में 5 मिनट के अंदर मेरा कॉल टैक्सी वाले से कनेक्ट करा दिया। वो एक पाकिस्तानी था। अपना टेंशन हाई। मैं कहा अब तो नहीं आना। और गलती से इसने नाम खोज के गूगल कर लिया तो कत्ता ही नहीं आना। ठीक है, अब भाई टेंशन तो पूरी थी, लेकिन दुबई की पुलिस पर इतना ट्रस्ट विकसित हो गया था 5 मिनट में कि यार ये ड्राइवर से कनेक्ट करा दिए। तो वो ड्राइवर बोला कि सर मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लगेज आपका साथ में है, मैं आपका लगेज देने सुबह आऊँगा, तो आपको जो ट्रैवल में मेरा पैसा लगेगा वो देना है। मैंने कहा यार तू सामान ले आ, लैपटॉप बहुत महंगा है, उसमें पासपोर्ट भी है, मैं तेरे को पैसा दे दूँगा। वो इस लालच में कि पैसा देने पे यह हाँ कर दिया है, उसने पर्सनली खुद के नंबर से फिर कॉल किया मुझे और मुझे ऑफ़र किया कि सर अगर आप ज़्यादा अर्जेंसी में हैं तो इतना पैसा लूँगा और मैं आपका सामान ले आऊँ। पाकिस्तानी आदत से वहाँ पे भी लाचार था। तो मैंने कहा भाई तू आ जा, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। वो बंदा लाने के लिए वहाँ से निकला और मेरा बैग कुछ ही मिनटों के अंदर मुझे वापस दे गया। फिर मैंने स्टाफ से पूछा, होटल स्टाफ से, मैंने कहा यार ये कैसे किया तुम लोगों ने, मतलब ये कैसे हुआ। तो बोले सर इस टैक्सी की डिग्गी में भी कैमरा लगा है, आप जहाँ बैठते हो वहाँ भी कैमरा लगा है, 3 कैमरे इस टैक्सी में हैं, आपसे अगर कोई अभद्रता करेगा वो भी उनको पता चल रहा है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे आदमी को अगर आपने ये डे 1 पे ही एक्सपीरियंस दे दिया कि हम सिक्योर हैं, तो सेफ्टी तो भाई हर 2 पैसे कमाए हुए आदमी की पहली नीड है ना। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब सुरक्षा है। आज हम अपने देश में देखते हैं कि बड़े बड़े बाहुबली हों या फिर छोटे भैया नेता, सब अपने साथ एक बाउंसर लेके चलते हैं कि भाई मेरे को कोई थप्पड़ ना मार जाए, क्योंकि नेता यहाँ थप्पड़ खूब खाते हैं। ऐसे में अगर आपको ये फील वहाँ दिला दी जा रही है, तो पहला तो आपके दिमाग में किक यही आ गया कि आप सेफ हो। सर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा रीजन है। चलो दुबई से अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, इंडियंस जा रहे हैं, टैक्स ऑल्सो, एंड जो रिटर्न वहाँ पे है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब इंडिया में भी है, चलो समझ में आता है, बट वहाँ पे क्विक है और ज़्यादा है। कुछ नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। देखो अब इस बात को समझो, आप वहाँ की गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है आप बार्गेनिंग पे वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते।
उनने फिक्स कर दिया कि गोल्डन वीजा के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। वो 4.6 करोड़ का कुछ आसपास उनका दिरहम में बोलते हैं ना, 2 मिलियन दिरहम, 2 मिलियन दिरहम पे आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। अब वो गोल्डन वीजा के लिए 20 मिलियन दिरहम में ही आपको फ्लैट दिखाएंगे, उससे कम में है ही नहीं। अब बार्गेनिंग के नाम पर जब वो बार्गेनिंग करते हैं तो उनको पता है कि इसकी नीड क्या है। उन्होंने पूरी तरह से अपनी प्राइजेस को रेगुलेट किया हुआ है। जब वो आपको बार बार बोलते हैं ना सर 8% यहाँ पर रिटर्न है, 6% रिटर्न है, तो मैं उस पूरे मार्केट को घूम के आया हूँ। मैंने कहा ये रिटर्न अश्योर कैसे करते हो? बोले सर हम ही रेट बढ़ा देते हैं। जब बाजार आप अपने कंट्रोल से चला रहे हो तो वो ओपन बाजार कैसे हुआ? बाजार डिमांड और सप्लाई से कंट्रोल होता है। अगर सप्लाईज आपकी इतनी बढ़ गई फिर भी आप प्राइसेस को बढ़ा के चल रहे हो, इसका मतलब कहीं फटोगे जाके। आज दुबई में आप देखो, जहां देख रहे हो वहां हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, हर दूसरा आदमी वहां दलाली कर रहा है। इंडियंस जिनको पार्ट टाइम नौकरी करनी है वो अपनों को यहाँ फ्लैट बेच दे रहे हैं। एक कंपनी है डैन्यूब करके, उसने तो पूरा बॉलीवुड नचा दिया वहां। अरे सर वो तो हर पॉडकास्टर के पास पहुंच गया। ये कंपनी तो इंडिया में बहुत फेमस है, डैन्यूब, सबको पता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। और उसका वो जो मालिक है भाई साहब, उसको बचपन में मुझे लगता है बॉलीवुड का कोई क्रश वरश रहा होगा। आज आए दिन पूरे टाइम छाया रहता है। तो कुल मिलाकर उसको पता चल गया कि इंडिया को सपने बेचे जाते हैं और सपनों के लिए सेफ जगह यहाँ पे है। बस वो सेफ्टी फीचर दिखा के, दुबई के 4 चश्मे दिखा के उसको बेच रहा है। कुल मिलाकर के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई जाना है तो ये एक अपने आप में किसी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बाकी हम लोगों ने हर तरह से कैलकुलेट किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप एनआरआई बन जाते हो तो बात अलग है, अदरवाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा फीचर नहीं है जो मुझे लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह पर निवेश करके, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मैं कोरोना काल में एक प्रॉपर्टी लिया था, कोरोना के बाद में उसके दाम बहुत अच्छे मिले मुझे। बट सर ये होता है ना कि कैसे कहा जाता है, व्हेन यू आर सेट एंड डन विद इन्वेस्टिंग इन योर ओन कंट्री, तो सेकंड कंट्री फिर कहीं ना कहीं तो अगर बंदा सोचता है तो फिर वो बाहर जाता ही है। मतलब अगर तुम यहाँ सेटिस्फाई हो गए हो। जो इंडिया से लोग जा रहे हैं ना, मैं बताता हूँ, जो यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ा फीचर है वो ये कि वो इंडिया से 200 कितना दिन है वो 240 था पहले, तो अब 301 305 कुछ कर दिया है। 365 में से 240 दिन आपको देश से बाहर रहना है। अगर आप एनआरआई हो जाते हो तब आप अपनी उस अर्निंग पर भारत सरकार को टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो। तो ऐसे में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स, इवन फिनफ्लुएंसर्स जो हैं वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ये जो क्रिप्टो वगैरह का काम कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी का जो फॉरेक्स का, वो वहीं से काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार को टैक्स के लिए लायबल नहीं है, प्लस वहाँ बढ़िया जो सेविंग्स आ रही हैं उस पर टैक्स नहीं है। तो उस तरीके से वो जगह बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से कई टाइम्स ज़्यादा है। आप यहाँ पर जितना बड़ा घर ओन कर रहे हो, या इसका अगर इतने बड़े का रेंट मानकर चलो, वहाँ पर कम से कम 3 और 4 टाइम्स तो इजीली हो। वहाँ का हेल्थ केयर भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर। फैसिलिटीज बहुत महंगी हैं, मतलब उस तरह से अगर आप कंपेयर करते हैं। बट सर हर इंडियन के मन में कहीं ना कहीं, मतलब सिटीज़ लाइफ में अगर मैं कहूँ, या हम यंगस्टर्स के भी, ये तो है ही कि कुछ टाइम बाद फैमिली को लेकर इंडिया से निकलो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा आने वाले टाइम पे। हवा पॉल्यूटेड हो गई है, ये हो गया है, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, स्कूल जितने महंगे हो रहे हैं, अंट शंट फीस हो रही है। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स तो ये सोच ही रहे हैं बाहर मूव आउट करने का। तभी कनाडा की पीआर और इधर उधर की पीआर लोग वक्त रहते कर देते हैं अप्लाई। ये ऐसे समझो सर कि आज मुझे, आपको, या फिर जो सो कॉल्ड कनाडा जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं, उन लोगों को इंडिया ने जो दिया उस वजह से वो इस लायक हुए कि वो बाहर जा सकते हैं। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना, कल को आप अपने माँ बाप भी छोड़ ही दोगे, आप अपने यार दोस्त भी छोड़ ही दोगे, आप फिर इंसान कहाँ बचे? सर यहाँ पे कंपैरिजन आप गलत कर रहे हैं, ये तो थोड़ा मैच नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा अच्छा एग्जांपल दीजिए आप। आओ ना डिबेट करता हूँ। करते हैं। आपने पॉइंट रखा कि सर यहाँ से जाने वाला व्यक्ति इंडिया को इसलिए छोड़कर जाना चाह रहा है क्योंकि यहाँ पर करप्शन बहुत है, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है। आज जिस पॉल्यूशन की वजह से, मैं पॉल्यूशन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉल्यूशन का सख्त खिलाफत करता हूँ। एनवायरनमेंट के लिए मेरे मन में भी उतना ही दर्द है जितना उस जाने वाले के लिए है। लेकिन आप अपने इस पूरे एफर्ट को देश छोड़ने में लगाने की जगह कुछ बेहतर बनाने में लगाते। देखो किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।